बेटा हम अंग्रेजी की आधारभूत में पढ़ा रहे हैं। पढ़ाने पहले मैंने वही तरीका बताया कि आप ध्यान रखें कि आपको पेंसिल और एनसीईआरटी किताब लेकर बैठनी है। पेंसिल का इस्तेमाल इसलिए करते हैं हम क्योंकि पेंसिल से हम जब निशान को मिटा लेंगे, हम जब दोबारा उसको रिपीट करेंगे तो काफ़ी कुछ हमारी समझ में आ जाएगा, तो वो मिटाकर दोबारा से हम थोड़े मार्क रह जाएंगे। पहले शुरू में बहुत बड़े मार्क्स लगेंगे, उसके बाद हमारी समझ में सब कुछ आ जाएगा, तो हम उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और किताब दिन ब दिन 1-2 बार 3 बार पढ़ लिया आपने किताब तो, और सवाल कर लिए सारे, तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। चाहे आपको हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी, ज्योग्राफी पढ़ाई जाएगी, इंग्लिश ग्रामर पढ़ाई जाएगी, आपको कई चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, लेकिन सब में यही तरीका अप्लाई होगा। मेरे स्टूडेंट इसी से ज़्यादातर कामयाब होते हैं, पढ़ते हैं। मैंने आपको हमेशा बताया कि एनसीईआरटी को पढ़ने का तरीका बेहतर है। चलिए देखते हैं, पिछली कक्षाओं में देख चुके हैं किसी भी प्राकृतिक संख्या n को उसके अभाज्य प्राइम गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में किया जाता है, और ये एक यूनिक होता है। क्या होता है? यूनिक, अद्वितीय होता है। कहने मतलब इनका गुणनफल एक ही आएगा और सिर्फ एक ही आएगा, कोई और नंबर नहीं होगा। ये 253 के टुकड़े क्या आएंगे? 11 गुणा 23 आएंगे। 2 बराबर 2 होगा, 4 के टुकड़े 2 गुणा 2 आएंगे। 2 इधर लिख सकते हो, 2 इधर। 23 इधर आ सकता है, 11 इधर आ सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 11 और 23 ही गुणनखंड में होंगे 100%, क्योंकि यही प्राइम नंबर है, यही अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याओं का सिर्फ एक और सिर्फ है, यह अंग्रेजी की आधारभूत थ्योरम कहलाती है, फंडामेंटल थ्योरम कहलाती है, कि किसी भी संख्या को उसके फैक्टर्स में तोड़ा जा सकता है, और तोड़ने के बाद वो सिर्फ एक यूनिक और एक ही मेथड होगा। अभाज्य संख्याओं को गुणा करके प्राकृतिक संख्या प्राप्त की जाती है, बिल्कुल सही है, जांच हो सकती है, बिल्कुल है। कुछ संख्याओं को इसका गुणा करके इन संख्याओं का हम जितनी बार चाहें पुनरावृत्ति कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। हम धनात्मक पूर्णांकों का एक बड़ा गुण बनाते हैं, वास्तव में अपरिमित रूप से अनेक। आइए मेरे को उसकी सूची बनाएं। 7 गुणा 11 गुणा 23 70 71 हो गया। 3 गुणा 7 गुणा 11 23 आगे नंबर, ठीक है। तो सब संख्याओं का क्या गुणा क्या आएगा, ये आपकी समझ में आ गया होगा, इसकी कोई समझ आने की जरूरत नहीं है। अब इनको नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो उनको घातांक या पावर या एक्सपोनेंट में या साइड में लिख लेते हैं। 2 की पावर 2 लिख लिया, 2 2 बार आया, 3 में 1 बार आया, 7 1 बार आ गया, 23 बार। यहाँ 2 3 बार आया, 2 की पावर 3 लिख लिया, 7 की पावर 3 लिख लिया। इस तरह से हम इनको पावर घातांक में लिख लेते हैं। अब मान लीजिए कि आपके संग्रह में सभी संभव अभाज्य संख्याएं सम्मिलित हैं, जितनी हो सकती हैं। संग्रह की आमाप साइज के बारे में आप क्या अनुमान लगा सकते हैं? क्या इसमें परिमित संख्या में पूर्णांक सम्मिलित है? क्या इसमें परिमित संख्या में पूर्णांक हैं अथवा अपरिमित रूप से अनेक पूर्णांक सम्मिलित हैं? किसकी बात कर रहा है? संग्रह की आमाप, संग्रह का साइज। अब वास्तव में अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक हैं। अभाज्य संख्याओं की कोई लिमिट नहीं है, जैसे कि संख्याओं की कोई लिमिट नहीं है, ऐसी अभाज्य संख्याएं आप ज्ञात करते जाओ, अनंत काल तक अनंत संख्याएं प्राप्त होती जाएंगी। अभाज्य संख्या अपरिमित रूप से अनेक हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट कर लो, ठीक है। इसलिए यदि हम इन अभाज्य संख्याओं को सभी संभव प्रकार से संयोजित करें, मिलाएं, तो सभी अभाज्य संख्याओं के सभी संभव गुणनफल को एक अनंत संग्रह प्राप्त होगा। यानी गुणा करने की कोशिश करें तो बहुत अपेक्षा वगैरह हम इस प्रकार सभी भाज्य संख्याएं प्राप्त कर सकते हैं। आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल नहीं, असंभव, 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 ठीक है। आता है ना असंभव? चलिए, क्या आप सोचते हैं कोई ऐसी भाज्य संख्या हो सकती है जो अभाज्य संख्याओं की घातों का गुणनफल ना हो? इसका उत्तर दे पहले आइए धनात्मक पूर्णांकों के गुणनफल करके अर्थात अभी तक जो हमने प्रयास को उल्टा करें। अब हम फैक्टर करने की कोशिश कर रहे हैं। गुणनखंड वृक्ष फैक्टर ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? फैक्टर प्रयोग करें, जिसमें आप बहुत परिचित हैं, 5 जानते हैं। संख्या मान लीजिए 32 7 और 8, गुणनखंड नीचे दशानुसार करें। 32 60 को कैसे कट रहा है? अभाज्य संख्याओं से काटना है बेटा। गुणनखंड जो होते हैं हमेशा क्या होते हैं? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? जो अपने आप से भाग जाती है, अपने आप और एक से। जिस 2 का कारण क्या होता है? 2 गुणा 1। 3 का क्या होता है? 3 गुणा 1। 7 का क्या होता है? 7 गुणा 1। इस तरह से 3 7 5 11 13 17 19 23 29 31 37 और ऐसी संख्या होती जाती है। इन संख्याओं से ही भाग देंगे, क्योंकि ये क्या है? अभाज्य संख्या है। 32 7 60 को 2 से भाग करा, 2 से भाग करा, 2 से भाग करा, भाग कर लेंगे आप, आपको करना आता है भाग करना, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इस तरह से गुणनखंड आ गए, और आपने क्या देखा कि ये आखिरी में 13 आ गया, क्योंकि 13 अपने आप से। और बेटा ये तरीका थोड़ा सा इनका ऑड है, आप इन संख्याओं को सर्किल कर देना, इनको चौकोर बॉक्स में रखना, इनको गोल कर देना, तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। गोल का मतलब हो गया प्राइम। मैं इनको गोल करवाता हूँ। ये प्राइम हो गए, अभाज्य संख्याएं हो गई, ये अभाज्य हैं, और ये क्या है? चौकोर में भाज्य हैं। तो ये आप जो है इनको सबको गोल बॉक्स में करना, डिवाइड करते होगा तो इनको क्या करना? चौकोर करना, तो इससे अलग अलग रहेगा। ये आप इनको गोल बॉक्स में करना, गोल से पतला समझ में आ जाएगा, तो ये होगा। तो आखिरी में आपको एक अंत में क्या मिलेगी? आपको 1 मिल सकता है। 1 के अलावा क्या मिलेगा? अपरिमित संख्या मिलेगी। ये नंबर आ गया, ये नंबर को पावर में लिख लिया।
चलिए आइए अन्य संख्या मान लीजिए गुणनखंड लिखें, इसे लिख लिया के रूप में लिखा जाता है संख्या भाज्य संख्या है। निसंदेह आपको इसकी जांच करनी होगी। 3000 से संख्या है, इनके आने पर संख्या लेकर स्वयं करने पर अनाज कंजकेट प्राप्त होता है। इससे अनुमान कहते हैं, अनुमान का लेकर कंजक्चर प्राप्त होता है। अनुमान आइडिया कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के रूप में लिखा जा सकता है। प्रत्येक भाज्य संख्याओं को इंपॉर्टेंट है घातों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। वास्तव में कथन सत्य तथा पूर्णांक का अध्ययन हमें मूल रूप से एक अति महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस कारण ये कथन क्या होती है, आधारभूत प्रमेय कहलाती है। अंगल की आधारभूत प्रमेय कहलाती है। आ गया समझ में? आधारभूत प्रमेय यह है जो आप समझ रहे थे। अंगणित की आधारभूत प्रमेय होती है प्रत्येक संख्या को, कोई भी कॉम्पोजिट नंबर हो उसको प्राइम नंबर्स, ठीक है, अभाज्य संख्याओं गुणनफल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। प्रीमेय 1.1 अंगल के आधारभूत प्रमेय प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है तथा गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होगा। आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होगा, बताया था मैंने। अद्वितीय मतलब हो गया एक और सिर्फ एक होगा, उसका क्रम ऑर्डर इधर उधर हो सकता है। मैं बताना चाह रहा हूँ क्या चीज है ये, यहाँ पर समझा दूं। जैसे आपको मान लिया 20 के गुणनखंड करें, 20 छोड़ो कुछ और लो, 5 से 15, 15 दूनी 30 ले लो, 30 ले लो। 30 के टुकड़े क्या होंगे, 2 15, 3 पंजे 5 कम। तो इसका क्रम क्या होगा, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 1 होगा, या 3 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 1 होगा, या 5 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 होगा, या डॉट 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 इस तरह से होगा। क्लियर है? तो बेटा नंबर वही होंगे 2 3 5, क्रम के बिना अद्वितीय एक ही होगा। 2 3 5, 3 5 2, 2 3 5 वही आए, 2 3 5। ऑर्डर क्रम जो होगा वो इधर उधर होता है, आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होगा। अद्वितीय मतलब एक और सिर्फ एक होगा। चलिए कौन होता है, ठीक है, समझ आ गया? नहीं समझना है व्हाट्सएप करें। अंगल के आधारभूत प्रमेय के रूप में विख्यात होने से पहले प्रमेय 1.2 का संबंध सर्वप्रथम वर्णन यूक्लिड के एलिमेंट की पुस्तक 9th में, यूक्लिड बहुत महान साइंटिस्ट है, एलिमेंट्स की पुस्तक 9th में साध्य प्रोपोजिशन 14 के रूप में होता, परंतु इसकी सबसे पहले सही उत्पत्ति मतलब होता प्रूफ, सही प्रूफ फ्रेडरिक गॉस, कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने अपनी कृति डिस्क्यूशन अरिथमेटिक में दी। फ्रेडरिक गॉस को प्रायः गणितज्ञों का राजकुमार कहा जाता है। फ्रेडरिक गॉस ये हैं मैथमेटिशियन का राजकुमार कहा जाता है तथा उनका नाम सभी समय कालों के 3 महानतम गणितज्ञों लिया था। सभी समय कालों के 3 महानतम गणितज्ञों में आज तक के 3 महान, जिनमें आर्किमिडीज और न्यूटन सम्मिलित हैं। समझना आ गया? 3 महान मैथमेटिशियन कौन है? आर्किमिडीज, न्यूटन और बोलो फ्रेडरिक गॉस। गॉस कहते हैं, गॉस थ्योरम। उनका गणित विज्ञान दोनों में योगदान है। गॉस थ्योरम आएगा। गॉस, आर्किमिडीज और न्यूटन को तो आप जानते ही हैं, ये महान मैथमेटिशियन कहलाते हैं। चलिए हमारे इंडिया के महान मैथमेटिशियन कौन है? श्री रामानुजन। मैंने उनके बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, आप भी पढ़ो, किताबें बुक्स बहुत है मेरे पास उनकी। अंगणित के आधारभूत प्रमेय कहलाती है प्रत्येक भाज्य संख्या भाज्य संख्याओं के गुणनफल रूप में गुणनखंडित की जाती है। वास्तव में ये और भी कुछ कहती है कि एक दी हुई भाज्य संख्या को भाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में बिना ये ध्यान दिए कि भाज्य संख्याएं किस क्रम में आ रही हैं अद्वितीय प्रकार होगा। बिना ये क्या भाज्य संख्याएं किस क्रम में आ रही हैं, मैंने कहा ऑर्डर इधर उधर होता है लेकिन अद्वितीय होगा। तरीका सिर्फ एक ही गुणनखंड में एक ही संख्या होगी और एक ही होगी। उसके अलावा ये 2 3 5 में ऐसा नहीं हुआ 3 5 7 आ जाएगी। अभी जो हमने 30 का करा था 2 3 5 1 आया था, ऐसा नहीं है अगली बार को करोगे आप तो 3 5 और 7 आ जाए 2 की जगह, ऐसा संभव नहीं है। आएगा 2 3 5 7 वही मानते हैं। तो बेटा ये सब वही बातें हैं। भाज्य संख्या गुणनफल रूप में हम भाज्य संख्या गुणनफल पर कोई विचार किया जाता है, इस प्रकार नहीं भाज्य संख्या गुणनफल के रूप में, ठीक है। चलिए एक प्रकार संख्या भाज्य गुणनफल को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। व्यापक रूप में जब हम एक भाज्य संख्या दी हुई तो हम उसके x बराबर p1, व्यापक रूप में जब हम एक भाज्य संख्या x को दी हुई तो उसे p1 p2 pn नंबर ले लिए। मान लो गुणनफल फैक्टर कितना होगा, p1 p2 pn के आरोही क्रम में लिखा गया है। आरोही मतलब क्या हो गया, बढ़ते क्रम में, यानी पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। यदि हम समान भाज्य संख्या को एक साथ लेते हैं तो भाज्य संख्या को घाते प्राप्त होती है। इसे घाते पावर्स कहते हैं, एक्सपोनेंट कहते हैं। जैसे 32 7 60 है, पहले 2 को छोटे नंबर लिए, 2 फिर 3 लिए फिर 5 लिया फिर 7 लिया, तो ये p1 हो गया, इससे छोटा ये p2 हो गया, ये क्या हो गया p3 हो गया, ये p4 हो गया, ये p5 हो गया, ठीक है, इस तरह से हो गया। और इन घातों में लिख दिया, कितनी बार हो गई 3 2 1 7 की 1 और 13 की 1, ये एक एक घात में लिख दिया गया pnn। एक बार निर्णय लेने के बाद गुणनफल क्रम आरोहियों का दी संख्या भाज्य गुणनफल अद्वितीय होंगे। अंगत के आधार पर के बड़े तथा क्षेत्रों में अनेक कुछ उदाहरणों को देखें। उदाहरण बेटा कल को देखेंगे, बहुत ज्यादा समझ में आ गया आपके फैक्टर क्या होते हैं। चलिए धन्यवाद।